नमस्कार। हम 8th क्लास का चैप्टर फर्स्ट आज समझने वाले हैं, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। यहाँ पे फसल किस तरह उगाई जाती है, उसके लिए क्या क्या मेथड यूज़ किए जाते हैं, इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि चैप्टर के शुरुआत में पहेली और बूझों के बीच में बात हो रही है। वो उसके चाचा एक किसान है जो कि विभिन्न अलग अलग टाइप के औजारों के साथ में खेती करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सजीवों को अपने भोजन की आवश्यकता होती है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। मनुष्य एवं जंतु सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन हम ये भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? और जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर की हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे कि हमें हमारे शरीर की विभिन्न जैविक प्रक्रिया जैसे कि पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन की क्रिया हम कर पाते हैं। तो हमारा जो भारत देश है वो एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, तो इसको बहुत सारे भोजन की आवश्यकता होती है। और वो भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि द्वारा हम बहुत सारे भोजन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आपके एक येलो पैराग्राफ है जिसमें बताया गया है कि आज से बहुत साल पहले तक 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य जो थे वो घुमंतु थे। घुमंतु का मतलब यहाँ से वहाँ घूमते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे और अपना भोजन वहीं से लेते थे। लेकिन कच्चा मांस खाते थे, कच्ची सब्जियाँ खाते थे, तो और भोजन के लिए दूसरे जंतुओं का शिकार करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया, चावल, गेहूं व अन्य पदार्थों की खेती करना शुरू किया। और उसके बाद जो भारत में कृषि का शुरुआत हुई। तो जब एक ही टाइप की फसल, एक ही किस्म की फसल, जब हम इसे कह सकते हैं कि जब एक ही किस्म के पौधे को एक जगह तक लंबे पैमाने पर उगाया जाए तो उसे हम फसल कहते हैं। मैं एक बार फिर से यहाँ पे आपको समझाऊंगी। जब आपके पास में एक बहुत बड़ा एरिया है या एक एरिया जिसमें आप एक ही टाइप के, एक ही किस्म के पौधों को उगाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे कि गेहूँ की फसल, जब एक जगह पर बहुत सारे गेहूं के पौधों को उगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गेहूं की फसल। ऐसे ही अन्य टाइप की फसल हो सकती है, सब्जियों की हो सकती है या अन्य बहुत अलग अलग टाइप की हो सकती है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ पे तापमान, आर्द्रता समय समय पर बदलता रहता है। अगर भारत के उत्तरी भाग में कुछ अलग तापमान है तो इसके दक्षिणी भाग में कुछ अलग तापमान होगा, अलग मौसम होगा। तो इसके आधार पर अलग अलग टाइप की फसलें अलग अलग जगह उगाई जाती है। तो इन विविधताओं के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा गया है फसल को। फर्स्ट है खरीफ की फसल एंड सेकंड है रबी की फसल। खरीफ की फसल उन्हें कहते हैं जो कि वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। ऐसी फसल जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? खरीफ की फसल। इसका सामान्यतः टाइम होता है जून से लेकर सितंबर तक। और इसके एग्जाम्पल्स है जो आपको बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी जाता है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये खरीफ की फसल के उदाहरण है। एंड सेकंड है रबी की फसल। रबी की फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसल के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं आधारित फसल पद्धतियाँ कि फसल उगाने के लिए किन पद्धतियों का यूज़ किया जाता है। ऐसी कौन सी पद्धतियाँ हैं? कृषि पद्धतियों से मतलब है कि ऐसे क्रियाकलाप जिससे हम कृषि को संपन्न बना सकें। जो एक माली अपनी कृषि को संपन्न बनाने के लिए करता है, उसे हम कहते हैं कृषि पद्धतियाँ। तो इसके लिए अलग अलग स्टेप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद, उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और लास्ट में है भंडारण। इन स्टेप को हम आराम से धीरे धीरे एक एक करके अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने का बहुत इजीली मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मतलब कि मिट्टी को तैयार करना, जिस एरिया में हमें फसल लगानी है वहाँ की मिट्टी को तैयार करना। तो इसके लिए क्या किया जाता है? ये इसका प्रथम चरण है। इसके लिए क्या किया जाता है? मिट्टी को पलटना और पोला बनाना कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब कि जिस एरिया में हमें कृषि करनी है, गेहूँ की फसल लगानी है या कोई भी फसल लगानी है, तो सबसे पहले उस मिट्टी को बार बार पलट के पोला किया जाता है, जिससे कि क्या होगा?
जो मिट्टी है अंदर तक खुद जाएगी और उसके अंदर हवा का जगह बन जाएगी, जिससे कि क्या होगी, जब जड़ें पौधे की जड़ें बढ़ेंगी तो उनको आराम से अंदर से ऑक्सीजन मिल सके, वो आराम से सरलता से श्वसन कर सके। इसके अलावा पोली मिट्टी करने से जो मिट्टी में रहने वाले हैं केंचुए, जो मिट्टी में मिट्टी को पोला करना, इसका मतलब है कि जब मिट्टी को बार बार में पलटा जाता है तो इसके नीचे रहने वाले सूक्ष्म जीव या केंचुओं की भी वृद्धि होती है, जो कि क्या है, किसान के लिए लाभदायक है। जैसे कि हम जानते हैं कि केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि वो बार बार मिट्टी को पोला करने में मदद करता, जो कि मिट्टी को पोला करने में मदद करता है और ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस पौधों के लिए बहुत लाभदायक होती है। जैसे कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि खनिज लवण, मिट्टी के अंदर खनिज, जल, वायु, सब कुछ सजीव होते हैं, जिससे कि क्या है, बहुत सारे मृत पदार्थ मिट्टी में पाए जाते हैं, जो जिनका धीरे धीरे अपघटन होता है, मतलब वो धीरे धीरे मिट्टी द्वारा डाइजेस्ट किए जाते हैं, हम इजी वे में ये कह सकते हैं। तो अगर ऊपरी परत तक कुछ सेंटीमीटर तक पौधे आसानी से वृद्धि कर सकते हैं। धीरे धीरे पोला करने से ये पोषक पदार्थ जो नीचे चले गए हैं वो धीरे धीरे ऊपर आ जाते हैं, और पोषक पदार्थ ऊपर आने से पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। इसीलिए मिट्टी को पोला करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी को उलटने और पलटने या पोला करने की प्रक्रिया को हम जुताई कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मिट्टी को उलटने और पलटने तथा पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है। इसे हम हल द्वारा कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा घरों में या फिल्मों में देखा होगा कि जुताई कैसे की जाती है, हल के द्वारा की जाती है। तो हल एक कृषि औजार है जो क्या करता है, मिट्टी को पोला करने में मदद करता है। हम ध्यान से देखते, देखिए ये रहा हल। हल का प्राचीन काल से उपयोग किया जाता है मिट्टी को पोला करने के लिए, खरपतवार निकालने के लिए, मिट्टी को खुरचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये मुख्यतः लकड़ी का बना होता है। इसके लिए ऊंट या घोड़े की सहायता से इसे खींचा जाता है। इसका जो मुख्य भाग होता है, इसे हम, ये देखिए ये रहा मुख्य भाग, इसे हम क्या कहते हैं, हल शेफ्ट कहते हैं। और दूसरा सिरा जोत डंडे से जुड़ा होता है। उसके बाद आता है नंबर 2 पे आता है कुदाली। कुदाली एक बहुत सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने के लिए। खरपतवार एक ऐसे पौधे होते हैं जो अवांछनीय पौधे कहते हैं। अवांछनीय से मतलब है ऐसे पौधे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उनको निकालने के लिए या मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। उसके बाद थर्ड है कल्टीवेटर। ये देखिए ये रहा कुदाली का डायग्राम, जिससे पकड़ कर मिट्टी को खोदा जाता है। नंबर 3 पे है कल्टीवेटर। नंबर 3 पर है कल्टीवेटर। आजकल जुताई के जगह ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाता है। ये देखिए आप ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाता है। इसके पीछे इस तरह की दांतिंग सी होती है जिसके द्वारा आसानी से हल मिट्टी को पोला किया जा सकता है। और इससे समय और टाइम दोनों की बचत होती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकंड मेथड क्या है, बुआई। बुआई 1.4 हम देखते हैं। 1.4 क्या है, बुआई। बुआई में क्या है, यह बहुत उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। सेकंड क्या है, यह है बहुत महत्वपूर्ण चरण है। इसमें क्या है, इससे बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। जो भी हमें फसल लेनी है उसका चयन किया जाता है और अच्छे बीज होने चाहिए। अगर अच्छे बीज होंगे तभी हमारा उत्पादन अच्छा हो पाएगा। अच्छे बीज लिए जाते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज होने चाहिए। बीज की किस्म अच्छी और स्वस्थ होनी चाहिए। अगर हमने कोई बीज लगाया है तो वो स्वस्थ होने चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, बीजों का उत्पादन अच्छा होगा। अब है बीजों का चयन कैसे किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि बीजों का चयन कैसे किया जाता है। परंपरागत औजार, उसके लिए क्या किया जाता है, परंपरागत औजार के लिए एक कीपनुमा संरचना होती है जो क्या करती है, इसके अंदर बीजों को डाला, अंदर बीजों को डालने पर तीखी और नुकीली वाले सिरे पाइप से गुजरते हैं और मिट्टी को भेद कर जो बीज हैं वो मिट्टी के अंदर तक डाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सील ड्रिल द्वारा। आजकल बुवाई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सील ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी तथा गहराई में बनी रहती है। क्योंकि ये देखिए बीच बीच में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इतना दूर दूर एक लाइन बन जाती है बीजों को डालने की, जिससे उनकी दूरी जो है वो निश्चित बनी रहती है। इससे जो सील ड्रिल द्वारा बुआई करते समय
समय और श्रम दोनों की बचत होती है। पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और अधिक घनेपन को रोकने के लिए पौधों को थोड़ा दूर दूर लगाना चाहिए। अब है खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उसे हम खाद या उर्वरक कहते हैं। क्योंकि पौधों को बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो मिट्टी में पोषक तत्वों को बनाए रखे या बढ़ाए, उसे हम खाद या उर्वरक कहते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान एक खेत के बाद दूसरी फसल उगाता है, जिससे कि क्या होता है, अगर बार बार पौधों में मिट्टी एक ही जगह पर बार बार पौधे उगाए जाएंगे तो पौधों द्वारा मिट्टी के पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाएगा, जिससे धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ के पोषक तत्व कम होते जाएंगे। अतः इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खाद डालता है। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो जंतु या पौधों के अपशिष्ट से प्रदान होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि गोबर से बहुत अच्छी खाद बनाई जाती है। इसके लिए क्या किया जाता है, किसान या पादप के जो अपशिष्ट होते हैं उसे एक गड्ढे में डाल देते हैं तथा उनका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। कुछ टाइम तक उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे सूक्ष्म जीव वृद्धि करते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा उसका अपघटन किया जाता है, जिसे हम वर्मिंग कंपोस्टिंग कहते हैं, जो केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में हम पिछली क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। इससे अगर खाद देने से पौधों में पोषक तत्व ज़्यादा मिलेंगे और पौधों की वृद्धि अच्छी होगी। अब यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप 1.2, इसमें क्या किया गया, मूंग या चने के बीज को 3 छोटे छोटे प्लास्टिक के ग्लास में लिया गया है और उसमें थोड़ी मिट्टी, जैसे कि ए में थोड़ी मिट्टी और थोड़ी खाद डाली गई है, बी में मिट्टी और यूरिया डाला गया है जो कि क्या है, एक उर्वरक है, और सी में सिर्फ मिट्टी डाली गई है। कुछ टाइम के लिए इनको छोड़ दिया गया है, थोड़ा समान मात्रा में पानी दिया गया। फिर हम देखते हैं कि ए में जो बीज है वो थोड़ी सी वृद्धि करते हैं, बी में बहुत अच्छे से वृद्धि करते हैं, सी में बहुत कम। इसका मतलब है कि जो उर्वरक है वो पौधों को वृद्धि करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। उर्वरक के रूप में ये खाद से थोड़े भिन्न होते हैं, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। इनके कुछ उदाहरण है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK। ये नाम आपको याद करने होंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये नाम। अब हम ये जानते हैं कि जो खाद है वो उर्वरक से कैसे भिन्न है। उर्वरक जो होते हैं रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये प्रकृति में नहीं मिलते, इनको बनाया जाता है और ये अगर लंबे टाइम तक यूज़ किए जाएँ तो पौधे के लिए हानिकारक भी होते हैं। इनका मुख्य ये प्रदूषण करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को, जो उसकी उपजाऊपनता है उसको धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो हमें उर्वरक की जगह खाद का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। अब अगर एक ही टाइप की फसल को हम लगातार लंबे टाइम तक उगाते जाएंगे एक ही जगह पर, तो वो धीरे धीरे उस पोषक तत्व की कमी वहाँ पर हो जाती है। इससे बचने के लिए जो किसान है वो फल चक्रण का यूज़ करते हैं। फल चक्रण मतलब कि एक टाइम पे एक फसल उगाना, दूसरे टाइम पे दूसरी टाइप की फसल उगाना, जिससे क्या होगा, मिट्टी की अलग अलग आवश्यकताओं के अनुरूप अलग अलग क्रिया की जाएगी, जिससे कि क्या होगा, पौधों की मिट्टी की उर्वरता को कम नहीं हो पाएगी। अब जैसे कि हमने यहाँ पे बताया गया कि उत्तर भारत के किसान पहली ऋतु में फलीदार चारा उगाते हैं और दूसरी में गेहूँ, जिससे कि मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः चक्रण होता रहता है। नाइट्रोजन जो पुनः मिट्टी को मिलती रहती है। पिछली क्लास में हम पढ़े थे कि राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में हमने पढ़ा था कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इससे हम यहाँ पे ये समझेंगे कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन मिलती है उसको अवशोषित कर मिट्टी में मिलाता है, जिससे कि वो पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। अब यहाँ पे ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, उर्वरक एवं खाद में अंतर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। उर्वरक, जैसे कि मैंने अभी बताया, उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है, अकार्बनिक लवण है, जबकि खाद क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है जो हमें गोबर से या मानव और मनुष्य जंतु के अपशिष्ट से मिलता है। ये जो उर्वरक है वो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस
प्राप्त नहीं होता। उर्वरक से जो मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं होता, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊपन बढ़े, लेकिन खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस प्रदान होता है। उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम होते हैं, जो कि पौधे की वृद्धि के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था पीछे वो डायग्राम में, जो बी वाला पार्ट था, वो बी वाले पौधे थे वो ज़्यादा बढ़ गए थे, जबकि खाद में पोषक तत्वों की मात्रा थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि ये प्राकृतिक होते हैं, और जबकि उर्वरक को हम खुद बनाते हैं। अब खाद के क्या क्या लाभ हैं, देखिए, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, मतलब मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा पानी को होल्ड कर सकती है, मिट्टी में भुरभुरापन आता है, रंध्र ज़्यादा बढ़ते हैं, जिससे वो ऑक्सीजन को अपने अंदर समा सके। इसके अलावा इसमें जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये एक जैविक खाद्य मिट्टी का गठन का सुधार करने में सहायता करती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट 1.6 सिंचाई। सिंचाई जैसे कि आप सबको पता है कि पौधों को पानी देना, हम इजी लैंग्वेज में इसी को बोलते हैं सिंचाई। लेकिन किस पौधे को कितने पानी की आवश्यकता है, इसका ध्यान रख के उसको सिंचाई की जाती है। इससे क्या होता है, जल में जो जब हम पौधों को पानी देते हैं तो मिट्टी में जो घुले हुए पदार्थ हैं वो पौधे द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जल बीजों के अंकुरण के लिए भी ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जो बीज हैं वो शुष्क नहीं होंगे, और क्या होगा, उनका अंकुरण किया जा सकता है। जल में घुले पोषक तत्वों का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग से दूसरे भाग में जल के द्वारा ही होता है। मिट्टी द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है और अपने विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाता है। विभिन्न अंतराल में खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। थोड़े थोड़े टाइम बाद पौधों को पानी देना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। और यह सिंचाई का समय पारंपरिक फसलों और मिट्टी और ऋतु के अकॉर्डिंग किया जाता है। मतलब अगर जहाँ पानी बारिश कम है वहाँ सिंचाई ज़्यादा की जाएगी, जहाँ बारिश हो रही है या जहाँ पे गर्मी कम है वहाँ पे क्या होगा, अपेक्षाकृत कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। सिंचाई के स्रोत, कुएं, जल, तालाब, नदियाँ, हम सिंचाई का स्रोत मतलब कहाँ कहाँ से हमें पानी मिल सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ हमें कुएं से पानी मिल रहा है, पंप से पानी मिल रहा है, डेकली से पानी मिल रहा है। अलग अलग जगह हैं जहाँ से हम पारंपरिक तरीके से पानी को निकाल सकते हैं। अब आता है सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, इसमें सबसे प्रथम है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र में क्या किया जाता है, एक मुख्य पाइप को छोटी छोटी पाइपों में विभक्त कर दिया जाता है, और इन छोटी छोटी पाइपों पे उनको ऊपर की तरफ थोड़ा सा, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक छोटी छोटी ऊर्ध्व पाइप लगा दी जाती है, और इन छोटी छोटी पाइपों को मेन पाइप से जोड़ दिया जाता है। जब पानी दिया जाता है तो पानी जैसे फव्वारे में निकलता है ना, वैसे पानी निकलता है और पूरी तरह छिड़काव हो जाता है। ऐसा जहाँ पे समतल भूमि ना हो, असमतल भूमि हो, उबड़ खाबड़ हो, वहाँ पे इस टाइप की विधि का उपयोग किया जाता है। सेकंड है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में पाइप से जो पानी है वो जड़ों तक पहुँचता है, धीरे धीरे डॉट डॉट करके। देखिए, यहाँ से मेन पाइप से छोटी छोटी पाइप आगे तक जोड़ दी जाती है और बूंद बूंद करके पानी आगे भूमि तक जाता है जहाँ उसको ज़रूरत होती है। इससे बिल्कुल भी जल का वेस्ट नहीं होता है। इससे बिल्कुल भी जो वाटर है उसका वेस्ट नहीं होता है। ये छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। अब है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि जो अवांछनीय पौधे होते हैं, जो पौधे हमें नहीं चाहिए होते हैं, फसल के साथ वो भी उग जाते हैं, उसे हम खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार को काटना, हटाने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है। जो अवांछनीय पौधे हैं, जो हमें नहीं चाहिए, वो भी पौधे के साथ उग जाते हैं, फसल के साथ उग जाते हैं, उसे खरपतवार कहा जाता है और उसे हटाने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है। खरपतवार क्या करता है, पौधे के पोषक तत्वों को भी खुद ले जाता है, जिससे कि फसल की वृद्धि धीरे धीरे कम होने लगती है, इसीलिए उन्हें हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी। जिसको क्या कहा जाता है, खरपतवार नाशी। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा आप। 2,4-D ये खरपतवार नाशी है, जो बहुत यूज़ की जाती है, जिससे कि खरपतवार को उगने से रोका जाए। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। खरपतवार नाशी का यूज़ करने का एक साइड इफ़ेक्ट है कि हम उसे छिड़कते हैं तो पौधों हमारी फसल पर भी छिड़कती जाती है, जिससे कि क्या होता है, थोड़ा नुकसान होता है। इसलिए इनका उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। उसके बाद आता है कटाई, जो लास्ट स्टेप है, कटाई।
कटाई फसल की एक महत्वपूर्ण कार्य है। जब फसल पक जाती है तो उसके बाद उसे काटना क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। इसके लिए हम अलग अलग तरीके यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि दरांती का यूज़ किया जाता है या फिर बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ किया जाता है जिन्हें हार्वेस्टर कहते हैं। जब कटी हुई फसल से बीजों को, जब हम फसल काटते हैं तो उसके अंदर बीज और उसका भूसा भी साथ में होता है। जब उसे भूसे को अलग किया जाता है बीज से, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम थ्रेशिंग कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक फटक कर साफ करते हैं। जब फटक फटक कर साफ किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं या फटकर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है भंडारण। उसके बाद आता है भंडारण। जब हमने बहुत सारी फसल उगा लिया, उसकी कटाई कर ली है, उसकी विनोइंग कर ली है, उसके बाद जो उत्पादन हमारे पास में आया है उसका भंडारण, उसको इकट्ठा करना क्या कहलाता है? भंडारण कहलाता है। लेकिन जब हमने उसको इकट्ठा करके रख लिया तो उसे नमी, कीट, चूहों, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा, या ताज़ा कटी हुई फसल के दानों को बिना सुखाए भंडारित करना होगा। उसे खराब होने से बचाना और इकट्ठे करके रखने की क्रिया को क्या कहा जाता है? भंडारण कहा जाता है। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो या भंडार गृहों में किया जाता है। जो बीज हैं बड़े पैमाने पे उनको भंडारण करना है ना, तो भंडारण साइलो और भंडार गृह में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं अनाज भंडारण हेतु साइलो, ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे। या फिर ये देखिए बहुत सारी बोरियां हैं जिसके अंदर किसान अपनी फसल को रखता है या अपनी कटाई के बाद अपनी फसल को रखता है। ये रहे भंडार गृहों में अनाज का भंडारण। इन्हें चूहे और कीटों से सुरक्षित रखा जाता है। इसके लिए नीम की सूखी पत्तियों का यूज़ किया जाता है, जिससे कि क्या हो, फसल खराब, जो भंडारण किया गया है वो खराब ना हो। इसके अलावा हम देखते हैं कि जंतुओं से भी भोजन प्राप्त होता है। सिर्फ पौधों से ही नहीं, हमें जंतुओं से भी भोजन प्राप्त होता है। जैसे हमें सबसे पहले ये देखिए आपकी सारणी को देखते हैं हम। दूध हमें किससे मिलता है? गाय, भैंस, बकरी, ये जंतु है। विभिन्न प्रकार के जंतुओं से भी हमें अलग अलग टाइप का भोजन प्राप्त होता है। इसके लिए किसान या लोग अलग अलग जंतुओं को पालते हैं, और इस प्रक्रिया को, जहाँ पे जंतुओं को पाला जाता है, उसे हम कहते हैं पशुपालन। हमने अभी तक इसके कृषि के विभिन्न स्टेप पढ़े हैं कि कैसे कैसे स्टेप के थ्रू एक किसान अपनी खेती करता है और अपनी फसल उगाता है, फिर उसका कैसे खरपतवार से उसकी रक्षा करता है, उसको बचाता है, और कैसे फिर भंडारण करता है। इसके अलावा जो समुद्र तटीय जीव हैं वो भी कैसे, समुद्री लोग हैं वो भी अपना भोजन कहाँ से मिलता है, जंतुओं से भी विभिन्न टाइप से हमें भोजन मिलता है, उनकी देखभाल करना। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, जिसके अंदर हमने कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में पढ़ा है। धन्यवाद।